हैं हल्ला बोल। बहुत दिलचस्प है, चुनाव कैसे इस देश की रगों में दौड़ता है ये हल्ला बोल के पोल के जरिए हमें पता चल रहा है। जी हाँ, हजारों हजार एसएमएस आए हैं और हाल में हल्ला बोल में शायद इतने सारे एसएमएस एक दिन में नहीं आए हैं। जो हमने सवाल पूछा क्या झारखंड जम्मू कश्मीर चुनाव में मोदी पास हुए हैं, 94% ये कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी इस चुनाव में पास हुए हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि लहर बरकरार है। लेकिन केसी त्यागी जी फिर क्यों कहते हैं नीतीश कुमार कि मुझे पर्सनली भी उनसे ज्यादा नतीजों के का इंतजार था, और ये कह रही है बीजेपी कि आप जनता परिवार हैं, परिवार है लेकिन जनता गायब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इससे पहले जो भारतीय जनसंघ था, त्रिवेदी जी हमारे पुराने साथी हैं, जानते हैं कि हमारे भी 40 साल राजनीति में इन्हीं के साथ गुजरे हैं। और मुझको याद है कि सीपीएम और सीपीआई, हाँ। जिनका विचार से इनका कोई 100 मील तक वास्ता नहीं, उनके साथ भी मिलकर के कांग्रेस को हराने के लिए इन्होंने गठबंधन किए हैं। इसलिए बहुत गुमान में या बहुत इतराने की जरूरत नहीं है। मैं नीतीश कुमार जी की उस बात से सहमत हूं। अगर वहां पर कोई गठबंधन मजबूत बना होता जो कांग्रेस और जेएमएम के लोग कह रहे हैं, तो जैसे कांग्रेस जीतती थी बाय डिफॉल्ट, इस बार इनका था, हर बार ये कह रहे थे कि 60 से ऊपर हमारे आएंगे। वहां विक्स फॉर्मूला 44 44 प्लस, तो ना तो वहां 44 प्लस हुए, ना अपने बलबूते वहां सरकार बनी। वहां पर जो अभी ये भी कह रहे थे कम से कम 60 सीटें जो है विधानसभा चुनाव में जीती थी, जो घट करके अब 37 रह गई हैं। मैं उसको असफलता भी नहीं मानता हूं, लेकिन ग्राफ गिरा है, वो रुके हैं। और रही जहां तक जनता परिवार की बात, इनको पता है हमारे पुरखों ने गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत करी थी इस देश में, और इंदिरा गांधी को हराने में और जवाहरलाल का जलवा कम करने में सिर्फ और सिर्फ हमारा योगदान था। आप चिंता मत कीजिए, अभी तो आपको 6 महीने हुए हैं, कोई वायदा भी पूरा नहीं हुआ है। खाते में 10-15 लाख रुपए जमा होने वाले थे, एक नया पैसा नहीं आया है। किसान जो है, गुजरात का किसान भी आत्महत्या कर रहा है, जो कपास के किसान रो रहे हैं, कहां चले गए मोदी जी। जो नौजवान है, 1 करोड़ 3 लाख स्किल्ड जो डेवलपमेंट वाले लड़के हैं, उठाली बैठे हुए हैं, सरकार का नोटिफिकेशन है, कोई जॉब नहीं है। ठीक है, ठीक है। हालांकि आप कह रहे हैं कि गैर कांग्रेसी राजनीति की आपने शुरुआत की थी, वो कांग्रेस मुक्त राजनीति को आगे ले जा रहे हैं और अमित शाह इस पर पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं त्रिवेदी साहब की ग्राफ गिरा है। देखिए, सरकार, जनता ने हमको स्थानीय मुद्दे पर भी समर्थन दिया, राष्ट्रीय मुद्दे पर ओवरवेलमिंग सपोर्ट किया था। एक सेकंड, मैं माफी चाहूंगा, एक सेकंड। और परिवारवादी वगैरह होने के जो इस तरह के व्यक्तिगत आरोप हैं, उसमें मैं यकीन नहीं करता। फिर इस तरह की बात चलेगी तो मैं भी ये कह दूंगा कि एक ही राज्य के 2 लोग जो है पूरे देश की पार्टी चला रहे। लेकिन मैं उस बहस का हिस्सा नहीं होना चाहता। मुलायम सिंह यादव जी अपने बलबूते पे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लालू प्रसाद जी 15 साल तक रहे हैं, नीतीश कुमार जी रहे हैं, देवागौड़ा जी मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे। तो व्यक्तिगत परिवारवाद वगैरह ऐसे करेंगे तो फिर कई तरह के आरोप मैं भी लगाऊंगा जो स्वस्थ राजनीति का हिस्सा नहीं है। इसलिए हमको जो चुनाव के नतीजे हैं उनका, जो आपने भी अच्छा विश्लेषण किया, मैं भी कर रहा हूं, उसी तक बहस को सीमित रखना चाहिए। त्यागी साहब, ये अच्छा शॉट खेला, जीत हुई है दोनों जगह। हाँ, ये अच्छा शॉट खेला आपने। नहीं बोलना चाहते थे लेकिन बोल गए। चलिए, लेकिन बोल गए तो सुधांशु जी जवाब भी दे दीजिए। देखिए, वो बात सही है, यदि इस प्रकार की आशंकाएं त्यागी जी को हो सकती हैं, पर हमारे सभी कार्यकर्ता समर्पित होते हैं। और ये आरोप उन दलों के द्वारा जहां कुनबा परस्ती की इंतहा है, परिवारवाद की पराकाष्ठा है, जहां मैं, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरी पत्नी के अतिरिक्त कोई पार्टी नहीं, यशवंत सिन्हा क्या है? अब दूसरी नहीं, पूरी की पूरी पार्टी एक विचारधारा का उत्तराधिकारी पार्टी, पूरा का पूरा परिवार बन गया। देखिए, किसी को टिकट देना और पूरी की पूरी विरासत, पार्टी की महान विचारधाराओं की विरासत एक परिवार में समेट देना, दोनों में अंतर है। दूसरी बात, इन्होंने बात सही कही कि गैर कांग्रेसवाद पे हम लोग साथ में थे, मगर एक और यथार्थ था, भाजपा का समर्पित, संगठित, अनुशासित कैडर साथ में था। 77 में जनता पार्टी में सबसे बड़ा घटक जनसंघ था, 96 एमपी थे। 89 में जब वीपी सिंह के साथ आए तो हमारे लोकदल, मेरे सुनिए तो, लोकदल तो भिन्न भिन्न पार्टियों से मिलकर बना था, जो एक सिंगल पार्टी। हाँ, तो 102 एमपी थे। वीपी सिंह के को बाहर से सपोर्ट देने में 89 जो थे वो भाजपा के थे। आज आपके पास वैसा समर्पित संगठन जिसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव हो,
चाहे वोट ना हो मगर हर जगह एक समर्पित कार्यकर्ता खड़ा हो, भारत के हर जिले में, हर प्रदेश में। ऐसा नहीं है। इसलिए भाजपा के साथ जब थे तो भले ही हम उतनी बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं थे पर सांगठनिक शक्ति थे, वैसी शक्ति आज हमें नहीं लगती है। इसलिए मुझे इनकी सफलता पर गहरा संदेह है। इसलिए इनकी सफलता पर गहरा संदेह है। लेकिन कुल मिलाकर अब सवाल यही जाकर अटक जाता है। मैं एक बार जाऊंगी प्रवीण जी के पास, लेकिन उससे पहले कश्मीर में क्या होगा? जब कहते हैं अमित शाह की विकल्प खुले हैं सरकार बनाने के भी, समर्थन देने के भी, तो दोनों तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं क्या? एनसी के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते हैं अन्य का सहारा लेकर, और दूसरी तरफ पीडीपी अगर साथ मानेंगे तो उधर भी चलने को तैयार। बिल्कुल। त्रिवेदी साहब जी देखिए, इस विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है हाँ। कि हमारे विकल्प खुले हैं। दूसरी पार्टियां जिस प्रकार की क्रिया दिखाएंगी तो हमारा कहने मतलब हम क्रिया की प्रतिक्रिया तदनुसार करेंगे। हमें पहले यह देखना होगा कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड कल इस विषय के ऊपर अपना निर्णय लेगा। नहीं, आपका आइडियोलॉजिकल कोई स्टैंड नहीं है कि किस तरफ आप ज्यादा हैं, पीडीपी या एनसी? जो क्रिया कर दे उधर प्रतिक्रिया कर देंगे? जी नहीं, हमने ये कहा कि दूसरी पार्टियों के स्टैंड के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपना पॉलिटिकल स्टैंड तय करेगी। कल संसदीय बोर्ड में इस विषय के ऊपर निर्णय होगा। फिर भी आइडियोलॉजिकली एक तरफ तो ज्यादा होंगे, किस तरफ ज्यादा है कुछ तो सुधांशु जी संकेत दीजिए। देखिए, आइडियोलॉजिकली जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के संगठन में रही, किसी भी प्रकार के गठबंधन में रही, हम अपनी विचारधारा पे कायम रहे। याद करिए, जब हमने अपना विलय कर दिया था जनता पार्टी में, तब भी जब आइडियोलॉजी का विषय उठा था तो दोहरी सदस्यता के मुद्दे पे हम बाहर आ गए। तो आइडियोलॉजी से हमारा कोई समझौता नहीं होता है। राजनीतिक समायोजन अपनी जगह उससे इंडिपेंडेंट चलते रहे। ठीक है, लेकिन चूंकि क्रिया पर प्रतिक्रिया आपने कहा है, जरा सा मोदी साहब ने दोनों ही पार्टियों पर किस तरह से हमला बोला था, मेरे पास वो मौजूद है, तो जरा आपको सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे लिए चलेंगे। नरेंद्र मोदी जब गए जम्मू कश्मीर में, उन्होंने ये तो जरूर लोगों को बताया कि मैं पहला ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो हर महीने आपके बीच आता है, लेकिन इसी के साथ जमकर हमला बोला था नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी, बाप बेटे की राजनीति के तहत, और पीडीपी पर भी हमला किया था। दोनों सुन लीजिए। क्या सरकार का ये काम करना जिम्मेवारी है कि नहीं है? अगर नहीं किया है तो ऐसी सरकारों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? इसके पहले भी जो बैठे थे और कुछ नहीं कर पाए, उनको भी हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? यहां 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी हुकूमत की है। कांग्रेस वालों ने की है, बाप बेटे ने की है, बाप बेटी ने की है, बेटा हो या बेटी हो, सबने सरकारें चलाई है। आपके लिए कुछ किया क्या? नहीं किया ना, तो वो फिर से आके कुछ कर पाएंगे क्या? इन पे आप भरोसा कर सकते हैं क्या? एक बार अनुभव कर लिया है, कुछ लोगों का बार बार अनुभव कर लिया है, आपको कुछ मिला क्या? सुधांशु जी, बहुत मुस्कुरा रहे थे आप जब मोदी जी का ये भाषण हम सुना रहे थे। बाप बेटा या बाप बेटी, किधर ज्यादा? देखिए, इस विषय पे मैं जो बात पहले कह रहा था, सभी राजनीतिक पहलुओं के बारे में विचार करके हमारा संसदीय बोर्ड कल इस विषय पे निर्णय लेगा। इस पे मैं उससे अधिक और कुछ बोलने का आज अधिकृत नहीं हूं। चलिए ठीक है, त्यागी साहब आप इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे उनकी बात पर, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मैं इसलिए रिएक्ट करना चाह रहा था कि महान राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी, जिसके रक्त के कण कण में राष्ट्रीयता भरी हुई है, क्या उस पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकती है जो कश्मीर में होम रूल्स की बात करती है? दैट द कश्मीर विल बी रूल्ड बाय द ओनली कश्मीर, नॉट बाय द इंडियंस एंड द दिल्ली वाला। क्या उस पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकती है सुधांशु जी, जिसका नारा है होम रूल्स का? मैं ये कहूंगा, त्यागी जी के मन की जो भी आशंकाएं हैं, जो भी संभावनाएं हैं, उनके लिए वो कल तक का इंतजार करें। परंतु भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादिता, राष्ट्र के प्रति निष्ठा असंदिग्ध है। न हम किसी आतंकवादी को बिहार का बेटा और न किसी आतंकवादी को बिहार की बेटी कहने वाली राजनीति के पक्षधर हैं। सवाल का जवाब नहीं है। राजनीति अपनी जगह ये डाइवर्जन है। आप तो खुद ही ऐसे काम कर लेते हो, आपकी पार्टी के एमपी कर लेते हैं, मिनिस्टर कर लेते हैं। आपकी तो आप बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं।
त्यागी जी, आप कैसे बात बोल रहे हैं ये बात की कोई हमारे पार्टी के सांसद और मंत्री क्या आप बिहार इशरत जहां को बिहार की बेटी नहीं कहा गया, जो कि भारत सरकार से लेके और संयुक्त राष्ट्र तक के फाइंडिंग में जो है एक आतंकवादी? किसने कहा? आपके नेताओं ने कहा कि इशरत जहां बिहार का बिहार का जिक्र क्या आ रहा है? यासीन भटकल को बिहार के अलावा कुछ दिखाई देता है? जब नेपाल में गिरफ्तार करने की बात आई तो ये ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है कि बिहार की पुलिस ने गिरफ्तार करने से मना किया। इस ढंग की राष्ट्र विरोधी अगर ये बात आपकी गलत साबित कर दूं तब अरे बिहार की पुलिस ने इनपुट्स दिए एसआईटी को, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए। जब हुई आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग, ये आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आरोप लगा रहा हूं आप पे, झूठ बोल रहे हैं आप। जो सारे लॉजिस्टिक्स हैं वो बिहार पुलिस ने दिए। चलिए ठीक है, अगर हम इधर उधर हटेंगे तो कन्वर्जन डाइवर्जन भटकने से वापस रुख करते हैं इस बहस का, और जम्मू कश्मीर के बाद अब वापस झारखंड का रुख करते हैं। और इसीलिए प्रवीण जी आपके पास मेरा एक बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल, वो सवाल ये कि बाबूलाल मरांडी हार गए हैं, जेवीएम को अब इस सच्चाई का सामना करना है। मोदी लहर जो भी कह लीजिए, इसको जो भी नाम दे दीजिए, मोदी साहब के ही चेहरे के साथ बीजेपी गई थी, 42 सीटें उसकी झोली में चली गई हैं, स्पष्ट बहुमत है। बाबूलाल मरांडी हार गए हैं, वो शख्स जो एक बहुत बड़ा नेता सिर्फ बीजेपी के वक्त पर नहीं था, अर्जुन मुंडा से फिर डिफरेंसेस हुए, पार्टी से अलग हुए, अपने बलबूते वो चुनाव लड़े, लेकिन ईमानदार छवि, एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उनकी एक बिल्कुल अलग छवि रही है, उनका हार जाना। क्या जेवीएम में ये एहसास है कि अगर चुनावों से पहले मोदी जी के साथ जुड़ने की बात हो रही थी तो उसको मान लेना चाहिए था? अब नतीजों के बाद क्या ऐसा कुछ होता हुआ हम देखेंगे? बाकी जो अब जीते हैं, ये जो 8 आपके पास हैं, अब क्या करेंगे इनके साथ? नहीं, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, बाबूलाल जी मरांडी चुनाव नहीं हारे हैं, बल्कि पूरा झारखंड चुनाव हारा है। दिल्ली चुनाव जरूर जीता है, लेकिन झारखंड चुनाव हारा है। क्यों? और यही कारण है कि सिर्फ बाबूलाल मरांडी नहीं, बल्कि अर्जुन मुंडा जी भी चुनाव हारे हैं, क्यों? हेमंत सोरेन जी भी चुनाव हारे हैं, सुदेश महतो। प्रवीण जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, हम बता रहे हैं ना, जो 14 साल का हो गया है झारखंड, एक बार भी उसे स्पष्ट बहुमत की एक अच्छी सरकार नहीं मिली है। ऐसे ऐसे नौबतों का सामना करना पड़ा है जब एक मधु कोड़ा को इंडिपेंडेंट को मुख्यमंत्री बनाकर पूरे झारखंड के साथ मजाक हुआ, और आप कह रहे हैं कि झारखंड हार गया। देखिए, इस बार भी स्पष्ट नहीं, झारखंड तो हारा ही है, झारखंड हारा ही। जब ऐसे चेहरे जब चुनाव हारते हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड ही हारा है। ये तो जनादेश का और जहां तक बाबूलाल मरांडी जी की बात है तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ बाबूलाल मरांडी जी की बात बताता हूं। बाबूलाल मरांडी जी ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़े थे जहां की उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था। एक जनरल सीट था और जनरल सीट से वो चुनाव लड़े और कार्यकर्ताओं के बुलाने पे चुनाव लड़े, और जो भी संसाधन हमारे पास था, बहुत सीमित दायरे में हमारे संसाधन थे, जिसको बाबूलाल जी ने दूसरे क्षेत्रों में वितरित किया, दूसरे क्षेत्रों में लगाया, और अपने लिए वो अपने क्षेत्र में ना कुछ गए। सिर्फ कार्यकर्ताओं के दम पे जो भी फाइट बाबूलाल मरांडी जी ने दिया है, इसको कम करके नहीं आंका जा सकता है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जिस तरह से मैं सुधांशु जी को भी देख रहा था और त्यागी जी को भी देख रहा था, जिस तरह से आपस में उलझ के 45 मिनट से आपस में उलझे हुए थे, और शायद कुछ समय आप मुझको दे दिए होते तो मेरा भी कुछ बातें होती, लेकिन वो लोग ठीक उसी तरह से झारखंड में जेएमएम और बीजेपी ऐसा फाइट किया, ऐसा शो किया अपने प्रचार माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, कि लगा कि यही 2 पार्टियां हैं और बाकी बात कोई पार्टियां यहाँ पर है ही नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब आप जो कह रहे हैं उसका जवाब लेते हैं। सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, जो प्रवीण सिंह जी ने कहा, जवाब देखिए, प्रवीण सिंह जी ने जो कहा वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि अंजना जी आपने कहा है, तो जनादेश का तिरस्कार और अपमान है। हाँ, उनके दिल की पीड़ा मैं समझ सकता हूं। झारखंड में अवसरवादी राजनीति का पटाक्षेप हो गया है, और जिन जिन नेताओं ने उस अवसरवादिता का लाभ उठाकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति जनता की आकांक्षाओं के ऊपर रह के की है, उन सारे नेताओं सुधांशु जी सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जेएमएम और बीजेपी क्यों गठबंधन करके सरकार बनाई थी। जिस अवसरवादिता की बात करते हैं, सुधांशु जो 2 साल पहले प्रवक्ता हुए होंगे, उसके पहले के बीजेपी का इतिहास शायद इनको पता नहीं है, लेकिन ये बता सकते हैं कि बीजेपी और जेएमएम आखिर आपस में गठबंधन करके किस अवसरवादिता के कारण सरकार बनाई। अरे मान्यवर, यदि और मैं इनको याद दिला दूं, जब 2000 में भी पहले प्री पोल अलायंस था, जेडीयू के साथ था, तो अगर हम इस प्रकार अरे हमारी पार्टी रीजनल पार्टी है, आप राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं। राष्ट्रीय पार्टी जब जितनी अवसरवादिता करती है, शायद ही उतनी करती है, वर्षानुवर्ष नेता रहे, पूरी राजनीति हमारी पार्टी में हुई। क्या वो केवल एक व्यक्तिगत अहम का टकराव नहीं था जिससे आपकी पार्टी बनी? आप ये बताइए।
तो इसलिए इस प्रकार के आरोप नहीं, किस चीज प्रत्यारोप का की यहाँ का बात नहीं है। जनादेश का सम्मान किया जाना किस चीज चाहिए का यहाँ का और टकराव? जनादेश जब के झारखंड परिणामों के झारखंड अनुसार के सवाल पे हम लोगों ने आत्मावलोकन पार्टी किया छोड़ी जाना थी चाहिए। और झारखंड के मुद्दे पे हम लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। आज भी वह सवाल खड़ा है, ऐसा नहीं कि वह सवाल खड़ा नहीं है। तो झारखंड के मुद्दे पर झारखंड की जनता ने जो अपना निर्णय सुनाया है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, है, स्वीकार करिए और उसका और आप 5 साल तक है कि सपना को साकार कीजिए। उड़ाना, उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान करना कि झारखंड हार गया, ये गलत मैं नहीं है। कितना मजाक उड़ा रहा हूँ ये तो समय बताएगा कि मैं कितना मजाक उड़ा रहा हूँ। लेकिन आप लोग बार बार एक बात को बोल के मजाक उड़ाना, जनादेश का हर कोई सम्मान करता है, लेकिन मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आपके भी अर्जुन मुंडा जी हार गए। अगर जिस मोदी जी की पास की बात हो रही है, उनकी लहर की बात हो रही है, तो शायद ऐसा नहीं हुआ रहता। मोदी यदि अर्जुन मुंडा जी चुनाव नहीं हारते, लेकिन सुदेश महतो को भी आपने समर्थन दिया था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बड़े बड़े लोग हैं जो कि चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं आज इस बात को सोचना पड़ेगा कि बाबूलाल मरांडी जैसा साफ सुथरा आदमी अगर मोदी के साथ अपने पोस्टर्स लगाए थे, ठीक है, मोदी के साथ अपने पोस्टर्स लगाए थे। केसी त्यागी जी, क्या ये डर सता रहा है कहीं झारखंड मिनी बिहार न साबित हो? नहीं, बिहार में जो पिछले महीने 10 विधानसभाओं के चुनाव हुए, हम और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर लड़ा। हाँ। तो वहाँ अनएक्सपेक्टेड नतीजे आए और हम उसी को फिर दोबारा वहाँ पर दोहराने के सिलसिले में हैं। तो हाँ। झारखंड में तो हमारा ज़्यादा स्टेक पर नहीं था, हमारे 2 ही विधायक थे। तो हम ये नहीं उसको बिहार को झारखंड से तुलना कर सकते हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी का जो गतिशील नेतृत्व है, जो 8 साल 9 साल तक उन्होंने वहाँ पे विकास का कार्य किया है। की भी तो बात कर लीजिए। आपको सिर्फ पार्टी की लगी है, बिहार के नेतृत्व की भी बात कर लीजिए। नीतीश कुमार ने क्या दिया बिहार को? जीतन राम मांझी नहीं, उन्होंने सड़कें दी, उन्होंने अस्पताल दिए, उन्होंने गुड गवर्नेंस दी, उन्होंने प्राइमरी चिकित्सा दी, उन्होंने प्राइमरी हेल्थ दी। अब अंजना जी, इतना आप वहीं की रहने वाली हैं, इतना तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। सड़क कितने दिए, स्कूल कितना दिया, अस्पताल कितना दिया, ये तो हिंदुस्तान देख रहा है और वो बिहार का रहने वाला देख रहा है जो आज भी नौकरियों की तलाश में दिल्ली का रुख करता है। लेकिन फिर से कहूंगी केसी त्यागी जी, नीतीश कुमार ने जो विरासत सौंपी है बिहार को, आप देख रहे हैं आज तक पर आपका फैसला, और एक फैसला हल्ला बोल के दर्शकों का भी है। हजारों हजार SMS आए हैं और उसमें ये कहना है जनता का कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि मोदी साहब झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावों में पास हो गए हैं। 93% जनता ये कहती है कि हाँ, वो पास हो गए हैं। झारखंड में बन रही है सरकार, जम्मू कश्मीर की तस्वीर नहीं है साफ। यहाँ पर 28 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन दूसरे नंबर पर 25 सीटों के साथ है बीजेपी, तीसरी सीट पर NC है और फिर कांग्रेस। क्या यहाँ पर होता है उस पर अभी तस्वीर साफ भी नहीं करेंगे टेलीविजन पर सुधांशु त्रिवेदी जी। इसीलिए मेरा आपसे अगला सवाल, भारतीय जनता पार्टी अब कई मायनों में, ठीक है हम ये कहते हैं कि आप झारखंड में सरकार बना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक इमेज, एक छवि बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, सुधांशु त्रिवेदी जी, कि आप इलेक्शन टू इलेक्शन जी रहे हैं। जैसे आज सुबह में भी एक प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के कि आप इलेक्शन का कारखाना बन गए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी विश्व भर में जाकर अलग अलग बातें करते हैं, विकास की बात करते हैं, तमाम अन्य बातें करते हैं, वन वर्ल्ड की बात करते हैं, और यहाँ पर देश में उनके नेता ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी को ये लगता है कि ध्रुवीकरण होगा, हम जीतेंगे। क्या इससे निकलेगी पार्टी? देखिए अंजना जी, अभी जब इस बजट बहस की शुरुआत में भी मैंने ये बात बोली थी, ध्रुवीकरण के जितने भी आरोप हम पर लगाए जाते हैं, हमारे जिन नेताओं पे लगाए गए, उन्होंने उसको विड्रॉ किया, पार्टी ने खंडन किया, शीर्ष नेतृत्व ने उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया, प्रधानमंत्री तक ने सदन के पटल पर भाषण दिया। फिर भी लोगों को लग रहा है कि नाकाफी हुआ। मगर मैंने उदाहरण दिया कि भाई आप दूसरी पार्टियों में देखिए, वहां की अध्यक्षा के मौत के सौदागर से लेके मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये धर्मनिरपेक्षता थी क्या? वहां के जनवरी 2013 में गृह मंत्री ने बोला कि हिंदू आतंकवाद से देश को खतरा, जिसके लिए हाफिज सईद ने उनको बधाई दी। यह धर्मनिरपेक्षता थी क्या? मगर तो यही दुर्भाग्य है। संघ प्रमुख जो कह रहे हैं, संघ प्रमुख जो कह रहे हैं, जिस पर वेंकैया नायडू जी संसद में कहते हैं कि मातृ संस्था है हमारी, सबसे सम्मानित संस्था है, राजनाथ जी जिसकी प्रशंसा करते हैं जिस संघ की, अगर संघ प्रमुख ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो कहां खड़े हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं जहां 1950 के दशक में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार खड़ी थी, जहां 1960 के दशक में उड़ीसा की कांग्रेस सरकार खड़ी थी, जहां 1980 के दशक में अरुणाचल की कांग्रेस सरकार खड़ी थी, जहां 1983 में मीनाक्षीपुरम की घटना पर इंदिरा गांधी खड़ी थी, जहां 2006 में
हिमाचल की कांग्रेस सरकार खड़ी थी, जहां 1990 के दशक में तमिलनाडु की सरकार खड़ी थी। ईमानदारी से देखिए, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों ने धर्मांतरण के विषय के ऊपर जो कुछ किया, एक व्यापक बहस करी है संसद में। हम इसके लिए कब मना कर रहे हैं, मगर सेलेक्टिवली एक चीज को लेकर और फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया करना और उसके ऊपर प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी वितंडावाद बनाना, ये केवल संवेदनशील मुद्दों के ऊपर सांप्रदायिक राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। त्यागी जी, इसका जवाब देंगे? त्यागी साहब तक भी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक खास तरह की छवि बन रही है सुधांशु त्रिवेदी जी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर घाटी में वाकई 1% के आसपास में वोट आपका सिमट गया है, लद्दाख से भी सफाया हो गया है, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप एक तरफ ध्रुवीकरण कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में अगर विपक्ष एक साथ जुट जाए तो एक ध्रुवीकरण आपके खिलाफ भी हो सकता है। वो महत्वपूर्ण है। उस छवि का कैसे आप मुकाबला करेंगे? देखिए, वो एक विशेष प्रकार की छवि बनाने का प्रयास होता है और ये प्रयास पहली बार नहीं हो रहा है। ये 98 में जब हम आए थे तो हमारे खिलाफ खूब दुष्प्रचार हुआ था। आप याद करिए कि अगर पोप का पहली बार बयान आया है ईसाइयों को लेकर तो नवंबर 98 में आया, जब हमारी सरकार थी, और ऐसी घटना को लेकर आया जिसमें किसी की मृत्यु तो छोड़िए, कोई अस्पताल में भी नहीं पहुंचा था। मगर ये एक विवाद बन जाता है, हमारे ऊपर आरोप लगे हैं। याद करिए, झाबुआ के ननों के बलात्कार कांड में कह दिया ये बजरंग दल का काम है, और जांच में क्या निकला, क्रिश्चियन राइवल ग्रुप्स की राइवलरी थी और मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, सीबीआई इंक्वायरी तक नहीं रेफर कर पाए। आप याद करिए, ग्राहम स्टोन्स की हत्या के समय में गिरधर गोगबांग कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। आरोप लगा देते हैं, जांच में कुछ नहीं साबित कर पाते, मगर उस आरोप के कारण। ठीक है, मुझे इस बहस का यही पर अंत करना पड़ेगा क्योंकि हम मुद्दे से भटक कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कम से कम दोनों ही राज्यों के नतीजों को अगर हम सामने रखते हैं, झारखंड में 42 सीटों के साथ एक स्पष्ट बहुमत की सरकार, जो कि 14 साल के इतिहास में भी झारखंड के नहीं हुआ है। इधर जम्मू कश्मीर में नंबर 2 की पार्टी 25 सीटों के साथ पिछले बार की सीटों को दोहराकर बीजेपी बन गई है। तो कम से कम हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये मानते हैं कि मोदी साहब इन चुनावों में पास हो गए हैं। आप तीनों